हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अनुराग खरे और ये आपका अपना चैनल अपना पढ़ाई अड्डा। आज हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आज उसके आगे की कहानी शुरू होने जा रही है। ठीक है, तो इसमें कई सारे केसेस होते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें आपका पहला केस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता भी है। और वो पहला पॉइंट आपका क्या है, पहला टॉपिक क्या है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, ये पर्टिकुलरली ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड में आ भी जाता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था पॉइंट चार्ज के लिए, कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है KQ/R²। ठीक है, चलो, तो ये जो फॉर्मूला था, ये जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई की थी, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, कंटिन्यूअस चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ और ट्रिक लगानी पड़ेगी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए। तो देखते हैं कैसे करना होता है। चलो, एक रिंग सबसे पहले हम लोगों को एक रिंग बनानी है परपेंडिकुलर। ये जो रिंग हमारी बनी, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक, ये रिंग हो गई हमारी, और ये क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है। मतलब ये रिंग कैसे रखी है, ऐसे रखी है। ये अगर बोर्ड का प्लेन ये है तो ये रिंग ऐसे रखी हुई है। ठीक है, सारा खेल इसी में है कि आप ये समझो कि ये रिंग जो है वो परपेंडिकुलर रखी है इस बोर्ड से, और ये इस रिंग की क्या है, एक्सिस। यार रिंग तो अच्छे से बना ले पहले। ठीक है, ठीक, चलो, ये एक रिंग है और ये हो गया इसका सेंटर, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली इसके ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, अब इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस रिंग। अच्छा, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भैया ये वाला जो फॉर्मूला है वो तो पॉइंट चार्ज के लिए है, और यहाँ पे पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये तो पूरी की पूरी रिंग ही चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज तो लग नहीं सकता। तो क्या किया जाए, तो किया ये जाए कि इस तरीके के केसेस में हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिप काट लेते हैं। आप कहीं पे भी एक स्ट्रिप काट लो इस पूरे रिंग पर। मान लिया कि हमने एक स्ट्रिप यहाँ पे काटी, और उस स्ट्रिप पे पूरे के पूरे रिंग पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था वो Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो अगर ये हमने एक बहुत छोटी सी रिंग स्ट्रिप काटी, तो इस स्ट्रिप पे मान लिया कि DQ चार्ज होल्ड करता है। ये स्ट्रिप जो है वो DQ चार्ज होल्ड करती है। ठीक, अच्छा, अगर ये रिंग है तो ये इसका रेडियस होगा, दैट इज R। मान लिया ये कैपिटल R है। ठीक, और इस जो DQ है, इस DQ की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट P पर एक छोटी सी इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये छोटा सा चार्ज है तो एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मान लिया वो DE है। अच्छा, ये जो चार्ज हम लोगों ने लिया, या ये जो हम लोगों ने स्ट्रिप ली, ये इतनी छोटी है, इतनी बारीक है कि ये जो चार्ज बना DQ, इसको हम लोग एज अ पॉइंट चार्ज की तरीके से डील कर सकते हैं। ठीक, तो अगर ये एज अ पॉइंट चार्ज की तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं, तो ये DQ अगर पॉइंट चार्ज हो गया तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया। मतलब जो DE है वो क्या होगा, DE होगा KDQ/R²। अगर ये इस पॉइंट से R डिस्टेंस पे है और ये एंगल थीटा है। ठीक, अच्छा भाई, आती है बात समझ में। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा।
और अगर ये डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये कंपोनेंट होगा डी ई कॉस थीटा, और इसका ये कंपोनेंट होगा डी ई साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी अपने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगी। अच्छा ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप काटी बहुत बारीक सी जिसपे टी क्यू चार्ज था, तो इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे अगर हमने एक दूसरे स्ट्रिप काट ली, मान लिया कि वो डी क्यू है, तो इसकी वजह से भी इस पी पॉइंट पे एक बहुत छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो क्या होगी, डी ई, वो भी छोटी सी डी ई ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अच्छा, और ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो इसका जस्ट अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा, और ये क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट होगा डी ई कॉस थीटा, और इसका ये कंपोनेंट डी ई साइन थीटा। अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये दोनों एंगल इक्वल कैसे होंगे, ये भी थीटा और ये भी थीटा कैसे होगा। अब देखो ये दोनों इक्वल ऐसे होंगे कि इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि ये रिंग इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब एक चीज़ ये बताओ, इस चीज़ को ऐसे समझो कि अगर ये एक रिंग है, ठीक है, और ये आपका सेंटर है, और इस सेंटर की एक्सिस से कोई एक पॉइंट पी है, मान लिया ये इसकी एक्सिस है, इसकी एक्सिस से यहाँ पे कोई पॉइंट पी है। अब यहाँ से हम चाहे ये वाला एंगल लें तो ये एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल लें तो भी ये एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल लें तो भी थीटा होगा, ये वाला एंगल लें तो भी थीटा होगा। इसके सरकमफेरेंस पे हम इस पॉइंट पी से कोई भी एंगल मेजर करें तो वो एंगल थीटा ही होगा, इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर सेंटर एक्सिस पे हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो वो इसके सरकमफेरेंस से हर तरफ से क्या है, सिमेट्री है। तो एक एंगल जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है थीटा, वही एंगल थीटा चारों तरफ फॉर्म होगा ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि सर्कल क्या है, सिमेट्री है। तो यहाँ पे ये जो सर्कल आपको ऐसे दिख रहा है और ये एक्सिस ऐसे आपको बाहर आती हुई दिख रही है, यही केस तो यहाँ पे है। ये सर्कल परपेंडिकुलर है और ये एक्सिस ऐसे है, तो अगर परपेंडिकुलर है तो उसके सेंटर पे जो पॉइंट पी है वो उसके सरकमफेरेंस से हर तरफ से क्या है, सिमेट्री। कोई भी एंगल आप बना के देखो वो थीटा बनेगा। अगर ये पॉइंट है, ये सर्कल है और इसके एक्सिस से ये पॉइंट है, तो अगर आप ये एंगल बना रहे हो थीटा बनेगा, ये एंगल बनाओगे थीटा बनेगा, ये एंगल बनाओगे थीटा बनेगा, इधर से एंगल बनाओगे तो थीटा बनेगा। मतलब सारे के सारे एंगल क्या होंगे, थीटा होंगे, और वो सारे के सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ रही बात? चलो, तो अगर ये थीटा इक्वल है एंगल, दैट मीन्स क्या कि ये डी ई साइन थीटा और ये डी ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब देखो अब इसी प्रोसेस को हम लोग क्या रिपीट कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक डी क्यू लिया और इसकी अपोजिट जस्ट एक डी क्यू लिया, तो इसकी वजह से एक डी ई कॉस थीटा मिलेगा और एक डी ई साइन थीटा मिलेगा। इसकी वजह से एक डी ई कॉस थीटा मिलेगा, डी ई साइन थीटा मिलेगा। कहाँ? पी पॉइंट पे। उस इन दोनों की वजह से डी ई साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और जो डी ई कॉस थीटा होगा वो ऐड हो जाएगा। तो ओवरऑल हमको क्या समझ में आ रहा है, इस पूरी एनालिसिस से समझ में क्या आया कि भैया हर एक डी क्यू चार्ज की वजह से, हर एक छोटा जो डी क्यू चार्ज है जो कि ट्रीट हो रहा है एज अ पॉइंट चार्ज, उसकी वजह से इस पी पॉइंट पे जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है उसका सिर्फ एक्सियल कंपोनेंट ऐड होगा, बाकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो रहा है, वो कैंसिल हो जा रहा है। ठीक, तो डी कॉस थीटा कैसा कंपोनेंट है, एक्सियल कंपोनेंट है, तो ये ऐड होगा, बाकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है। तो चलो ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इस डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू अगर हम इनफाइनाइट स्ट्रिप काट लें तो उन सब की वजह से हमको डी ई कॉस थीटा ही तो मिलने वाला है। मतलब डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा इनफाइनाइट टाइम्स मिलेगा। और उन सारे डी ई कॉस थीटा को अगर हमने ऐड कर दिया तो इस पी पॉइंट पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो चलो ई नेट एट पी अगर हमको निकालना है तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। ठीक, यही तो होगा। और डी ई की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। डी ई क्या है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है,
के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो डी ई की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, के डी क्यू। अब देखो आर स्क्वायर क्या है, अगर ये डिस्टेंस x है, ये r है, ये स्मॉल r है, तो अगर इस वाले ट्रायंगल को हम यहाँ पे कंसीडर करें, देखो ये कंसीडर कर लिया हम लोगों ने इस ट्रायंगल को, ठीक है। ये एंगल हो गया थीटा, ये डिस्टेंस हो गई x, ये डिस्टेंस हो गई r, और ये डिस्टेंस हो गई स्मॉल r, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से स्मॉल r क्या आ जाएगा, स्मॉल r आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो फॉर्मूले में क्या होता है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक, इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। अब देखो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये इंटीग्रेशन हम लोगों को क्या दे देगा, ई नेट एट पी। तो देखो ई नेट एट पी क्या होगा, क्या क्या चीज़ें इसमें कांस्टेंट है। देखो के कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के बाहर हो गया, ठीक। अब देखो इस ट्राइंगल में या इस फिगर में ही देख लो, x विल रिमेन गोइंग टू बी सेम, x चेंज नहीं होने वाला, और इस रिंग की रेडियस चेंज नहीं होने वाली। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ठीक है। और अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम स्ट्रिप चाहे कहीं पे भी काटें, ये डी क्यू की स्ट्रिप हम चाहे कहीं पे भी काटें, वो पी पॉइंट पे थीटा एंगल ही बनाने वाला है। इसका मतलब है थीटा भी कांस्टेंट है, थीटा भी चेंज नहीं होने वाला, तो इसका मतलब कॉस थीटा भी कांस्टेंट है। ये भी बाहर आ गया, बचा क्या इंटीग्रेशन के अंदर, सिर्फ डी क्यू। इंटीग्रेशन के अंदर बचा क्या, सिर्फ डी क्यू। अब देखो इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन, ठीक है, ऐड करने के प्रोसेस को ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अगर हम छोटी छोटे कई सारे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू कई सारे डी क्यू एलिमेंट को अगर हम ऐड कर दें, तो वो डी क्यू मिलके क्या दे देगा, टोटल नेट चार्ज क्यू दे देगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ई नेट जो है एट पी पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, के, और ये डी क्यू मिलके क्या दे दिया, नेट चार्ज क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब अगर हमें कॉस थीटा को एलिमिनेट करना है, तो देखो फिर से इसी ट्रायंगल को देखो, यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है एक्स, और हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2, ठीक है। तो ये चीज़ कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लो आप, क्या हो जाएगा, ई नेट एट पी। क्या बोर्ड यहाँ तक दिख रहा है, एक मिनट में देख लूँ, बोर्ड दिख तो रहा है लेकिन थोड़ी दिक्कत होगी, चलो कोई नहीं, उस चीज़ को हम लोग ऊपर कर लेते हैं। ये याद रखो कि कॉस थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2 आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, तो यहाँ से हमें ई नेट एट पी पॉइंट क्या मिल जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी अभी अभी, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर 1 है, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2 है। जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, दैट मीन्स 1 + 1/2 ऐड हो जाएगा। तो 1 + 1/2 क्या होता है, 3/2 हो जाएगा। ये चीज़ 3/2 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये, ई नेट एट पी पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा,
के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है, तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया P पॉइंट पे ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसके डेरिवेशन को आप अच्छे से समझ लो, इस डेरिवेशन को अच्छे से समझ लो। क्यों? क्योंकि इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपके 5 नंबर में कम से कम आएगा। तो इसको आप अच्छे से समझ लो ताकि आपके 5 नंबर पक्के हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप आपका। एक क्वेश्चन और बनता है इस पे, एक टाइप और आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड। ठीक है, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज हो, उसकी वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो भी डिराइव करने के लिए आता है। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन देखिए कैसे होता है। देखो, टाइप 2 के लिए हम लोगों को पहले करना पड़ेगा, पहले हम लोग L लेंथ की रॉड के लिए करेंगे, उसके बाद उसी को हम लोग जनरलाइज कर देंगे इनफाइनाइट लेंथ की रॉड के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड at a point P, electric field at a point P due to a uniformly charged rod, ठीक, पहले रॉड L लेंथ की है, फाइनाइट लेंथ की है, इनफाइनाइट के लिए इसी को हम लोग जनरलाइज कर लेंगे। सो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया कि एक रॉड है, वर्टिकली रखी हुई है, और ये रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली ये रॉड चार्ज है, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक, और इस रॉड से, इस रॉड की लेंथ कितनी है? मान लिया इस रॉड की लेंथ कैपिटल L है। ठीक है, और इस रॉड से मान लिया A यूनिट पर कोई पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर हमें इसका, अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे नहीं है, ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं है, इसका L/2 नहीं है ये। ठीक है, ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलो ठीक है, निकालते हैं। अच्छा, तो मान लिया कि इस रॉड का जो ये एंड है, टॉप एंड जो है, वो इस पॉइंट P पर θ1 एंगल बना रहा, और जो बॉटम एंड है वो इस पॉइंट P पर θ2 एंगल बना रहा, मान लिया। ठीक, अच्छा, और जिस पॉइंट पर ये एक्सिस दी हुई है, जहाँ से A यूनिट की लेंथ पर हमें P पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ से हम लोगों ने एक स्मॉल L लेंथ की दूरी पर एक स्ट्रिप कट कर ली। ठीक, और ये जो स्ट्रिप हम लोगों ने कट की, मान लिया कि ये स्ट्रिप क्या है, DL लेंथ की है। अब इस पूरे रॉड पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस स्मॉल स्ट्रिप पर DQ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी रॉड की वजह से तो हम इस P पॉइंट पे नहीं निकाल सकते थे, लेकिन ये जो स्मॉल चार्ज DQ है, इस स्मॉल सी स्ट्रिप पर ये ट्रीट होगा एज अ पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, P = KQ/R²। ठीक है,
k/r², ये तो हम लोगों को पता है। तो अगर इस स्ट्रिप की वजह से हम लोगों ने इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया -θ2 से +θ1 तक। माइनस क्यों? क्योंकि एंगल हम लोगों का मेजर होगा इस एक्सिस के अलोंग, ठीक। तो इस एक्सिस के ऊपर वाला एंगल पॉजिटिव होगा और इसके नीचे वाला एंगल माइनस होगा, और इस एक्सिस के नीचे ही है θ2, तो -θ2 से +θ1 तक हम लोगों को वैरी करना पड़ेगा। मान लिया कि ये स्ट्रिप जो है वो इस एंगल पर एक फाई एंगल बनाती है, ठीक। और इसका इंटरनल एंगल जो है वो मान लिया डी फाई है, मान लिया ये डी फाई एंगल, ठीक। तो ये जो स्ट्रिप है इसकी वजह से एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी DE इस तरफ, और अगर ये फाई एंगल है तो इसका ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट डी फाई हो जाएगा। अगर ये DE है स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा DE cos फाई, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा DE sin फाई, ठीक। अब देखो ये जो पॉइंट है ये इस रॉड का मिड पॉइंट नहीं है। अगर ये मिड पॉइंट होता तो ये साइन थीटा इस स्ट्रिप की वजह से और इसका जस्ट अपोजिट स्ट्रिप अगर हम यहाँ करते तो इसकी वजह से एक DE इस तरफ आता, यहाँ पे उसका एक DE cos थीटा आता, एक DE sin थीटा आता, और DE sin थीटा और DE sin थीटा, या DE फाई sin फाई और DE sin फाई कैंसिल हो जाता। कब? जब ये मिड पॉइंट होता। जैसे अभी पिछले केस में हम लोगों ने रिंग वाला किया था, तो रिंग का जो एक्सिस था वो उसका सिमेट्री पॉइंट था। रिंग की जो डिस्टेंस थी, सर्कमफेरेंस था, वो उस एक्सिस से चारों तरफ बराबर था, इसीलिए थीटा बराबर आ रहा था। यहाँ पे ये सिमेट्री पॉइंट नहीं है, तो अगर ये फाई है तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये स्ट्रिप जो यहाँ पे एंगल बनाएगा ये भी फाई बनाए, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि DE sin फाई वाला कंपोनेंट कैंसिल होगा ही होगा, ठीक है। इसमें हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये DE sin फाई कैंसिल नहीं होगा, और बट ऑब्वियस है कि वो कैंसिल भी नहीं होगा क्योंकि ये सिमेट्री पॉइंट नहीं है, ठीक। तो देखो ये जो तुम्हारा DE cos फाई आया ये इस रॉड के परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस पे ही है, इसको हम लोग एक्सिस कह सकते हैं। इस एक्सिस पे ही ये DE cos फाई आ रहा है, तो ये क्या बना रहा है 90 बना रहा, तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और ये वाला कंपोनेंट देखो इस रॉड के पैरेलल है, तो इसको हम लोग E पैरेलल भी कहते हैं, E पैरेलल भी कहते हैं, ठीक। अच्छा चलो ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस में हम लोगों को परपेंडिकुलर और पैरेलल ये दोनों इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे स्टेप्स हम लोग इनफाइनाइट स्टेप्स काटेंगे, उनकी वजह से इनफाइनाइट DE cos फाई और DE sin फाई आएगा। उन सारे DE cos फाई को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करके ऐड करना पड़ेगा, और DE sin फाई को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करके ऐड करना पड़ेगा, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे P पॉइंट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग DE निकालें। DE क्या होगा? तो भाई अगर ये स्मॉल चार्ज DQ है जो कि ट्रीट हो रहा है एज अ पॉइंट चार्ज, तो यहाँ से DE क्या हो जाएगा DE हो जाएगा K DQ बाई, अब ये डिस्टेंस अगर R है तो K DQ बाई R², ठीक है। अब देखो एक नया टर्म यहाँ पे जानो कि अगर इस पूरी रॉड पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक नया टर्म होता है लैम्डा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं लैम्डा, और लैम्डा क्या होता है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है DQ चार्ज है DL लेंथ पे, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी DQ बाई DL, ठीक। तो यहाँ से DQ क्या हो जाएगा, यहाँ से DQ की वैल्यू आ जाएगी अपनी लैम्डा DL, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं K लैम्डा DL, ठीक। R की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो इस ट्रायंगल को अगर हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ पे ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है। ये एंगल क्या है फाई है, तो ये एंगल हो गया फाई। ये लेंथ कितनी है A है, ये लेंथ L है,
ये लेंथ r है। यहाँ से r की वैल्यू हम लोग इन टर्म्स ऑफ फाई निकाल सकते हैं। तो a और r, a कांस्टेंट है, r को रिप्लेस करना है। तो यहाँ से अगर हम लोगों ने cos फाई निकाला तो cos फाई क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस a अपॉन r। तो यहाँ से r क्या हो जाएगा, a अपॉन cos फाई, a अपॉन cos फाई हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको बोर्ड में? एक मिनट में देख लूँ जरा। नहीं, बोर्ड में नहीं दिख रहा है। चलो कोई नहीं, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ से ये क्या हो जाएगा बेटा, r इज इक्वल्स टू a अपॉन कॉस फाई। अब दिख रहा है? हाँ, वेरी गुड, दिख रहा है। चलो ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू a अपॉन कॉस फाई हो जाएगा। देखो r की वैल्यू a अपॉन कॉस फाई, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। ठीक। अच्छा, अब तो ये जो a स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई है, तो ये कहाँ चला गया, ऊपर। इस चीज़ को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। देखो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ से हम लोगों को मिल गया के लैम्डा डी एल कॉस स्क्वायर फाई ऊपर आ गया, तो कॉस स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर मिल गया। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास क्या बचा है, के कांस्टेंट हो गया, लैम्डा कांस्टेंट हो गया, ए स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, डी एल बचा है, डी एल एल। अच्छा चलो ठीक है। इसी ट्रायंगल को हम लोग फिर से कंसीडर करते हैं। देखो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग tan फाई की वैल्यू निकालें तो tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस L अपॉन ए। tan थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, L बाई ए हो गया। और हमें DL चाहिए, तो यहाँ से L की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस टर्म को थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। ये है आपका डी ई साइन फाई, और इसको हम लोग ए पैरेलल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, tan फाई एल बाई ए, तो यहाँ से आपका L क्या हो जाएगा, ए आके मल्टीप्लाई हुआ, L हो गया आपका ए tan फाई। ठीक है। अब इसको अगर हम लोग फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हमको क्या मिल जाएगा, डी एल बाई डी फाई, डी एल बाई डी फाई इज इक्वल्स टू ए। और tan का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया आपका सेक स्क्वायर फाई। तो यहाँ से आपका डी एल क्या हो गया, डी एल हो गया ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। क्या ये बोर्ड में दिख रहा है? हाँ, वेरी गुड, दिख रहा है। ठीक। तो यहाँ से आपकी डी एल की वैल्यू हो गई ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। यहाँ पर डी एल एलिमिनेट कर लो आप, क्या हो गया, ये हो गया आपका के लैम्डा, डी एल की जगह पे क्या हो गया, ए सेक स्क्वायर फाई और डी फाई अपॉन ए स्क्वायर, और लास्ट में आपका आ गया कॉस स्क्वायर फाई। अब देखो सेक स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया। यहाँ से आपको के क्या मिल गया, के लैम्डा, ए से ए कैंसिल हो गया, के लैम्डा बाई ए फाई डी फाई, ये आपको मिल गया। और ये किसकी वैल्यू आई, ये डी ई की वैल्यू आई। ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो। ये आपका डी ई आ गया के लैम्डा फाई बाई ए डी फाई। ठीक, ये आ गया, ये डी ई की वैल्यू आ गई। ठीक है। फाई क्यों आएगा भाई, सेक स्क्वायर फाई और, अच्छा सॉरी फाई नहीं आएगा, स्ट्रीम से सॉरी, ये आएगा आपका के लैम्डा बाई ए डी फाई। सिर्फ डी फाई तो बच रहा है, ये फाई मैं नीचे कॉपी कर लिया था, सेक स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई कट गया। ठीक, ये आपकी डी ई की वैल्यू आ गई। अच्छा चलो, डी ई की वैल्यू आ गई।
इसको नोट कर लेते हैं, बोर्ड पे थोड़ी जगह बना ले जाए। फिगर का काम हो चुका है ख़त्म, अब इस फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों का डी ई की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, के लैम्डा बाई ए डी फाई, के लैम्डा बाई ए डी फाई ये हम लोगों की डी ई की वैल्यू आ चुकी है। देखो, जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी उसकी वैल्यू हम लोगों की के लैम्डा बाई ए डी फाई ये हम लोग निकाल चुके हैं। अच्छा, हम लोगों को दो चीज़ें निकालनी है। एक हम लोगों को निकालना है ई परपेंडिकुलर, जो कि क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस फाई, और ई पैरेलल जो कि क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन फाई। ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोगों को निकालनी है। अच्छा, तो चलो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर के लिए डी ई कॉस फाई, तो डी ई कॉस फाई, डी ई की वैल्यू क्या है, डी ई की वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ के लैम्डा बाई ए, के लैम्डा बाई ए कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई डी फाई, कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। ठीक है, तो देखो के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, तो क्या हो गया, के लैम्डा बाई ए ये तो बाहर आ गया, और हमारे पास इंटीग्रेशन बच गया माइनस थीटा 2 से थीटा 1 कॉस फाई डी फाई। अब कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई। ठीक है, तो ये हो गया ए परपेंडिकुलर। ए परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, के लैम्डा अपॉन ए, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये हो गया आपका साइन फाई, लिमिट लगा दो आप माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। इसकी वैल्यू हो गई आपकी के लैम्डा अपॉन ए, थीटा 1 यहाँ पुट करो आप, तो ये हो गया साइन थीटा 1 माइनस ऑफ साइन थीटा 2। अब देखो, एक फॉर्मूला आप जानो कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। जितने भी ऑड फंक्शंस होते हैं, ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ये जानते हैं कि ऑड फंक्शंस जो होते हैं वो अपनी वैल्यू निगेटिव के साथ रिपीट करते हैं। मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा एक ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, ऑड फंक्शन होता है। थोड़ी सी मैथ्स भी सीख लो, फिजिक्स में मैथ्स जरूरी होती है, क्योंकि साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो ये होता है। ठीक, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री नहीं होता, तो जो भी ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री नहीं होते हैं उनको हम लोग ऑड फंक्शन कहते हैं। ठीक, तो जितने भी ऑड फंक्शन होते हैं वो माइनस थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ साइन थीटा में देते हैं। माइनस के साथ पूरा का पूरा फंक्शन रिपीट करता है, तो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा हो जाती है। ठीक है, चूँकि ये ऑड फंक्शन है, तो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा 2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा 2, तो ये माइनस यहाँ से निकल के आएगा, इस माइनस को प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा आपका के लैम्डा बाई ए ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये आपका ई परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका ई परपेंडिकुलर हो गया। दिख रहा है यहाँ तक बोर्ड में, आपको दिख रहा है? हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको और ऊपर लिखना चाहिए मुझे, एक मिनट, थोड़ा सा ये छोटा लिख के मैं ऊपर लिख दूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये हुआ आपका परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। दिख रहा है? हाँ परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपकी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई पी पॉइंट पर, के लैम्डा बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अच्छा, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाता है। अगर आप लोग मैथ के स्टूडेंट हो तब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आप बायो वाले हो तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। चलो ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर की बात हो गई।
अब हम लोग पैरेलल की बात कर लें, पैरेलल की बात भी कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने निकालनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, ई परपेंडिकुलर निकाल लिया हम लोगों ने, और ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई अपनी के लैम्डा बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये वैल्यू हम लोगों की ई परपेंडिकुलर की आ चुकी है। चलो ठीक, अभी हम लोग करने जा रहे हैं ई पैरेलल। ठीक, ई पैरेलल क्या होगा? ई पैरेलल होगा के लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ टी साइन फाई, पहले लिख दिया जाए ना, डायरेक्टली इंटीग्रेट करना सही नहीं होगा। तो ई पैरेलल होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन फाई माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, और डी ई की वैल्यू क्या है? के लैम्डा बाई ए साइन फाई डी फाई। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक? माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। के लैम्डा बाई ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, के लैम्डा बाई ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक साइन फाई डी फाई। ठीक, तो यहाँ से साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई ए, और इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कॉस फाई, फिर माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक। तो ये क्या हो जाएगा? के लैम्डा बाई ए ब्रैकेट में माइनस ऑफ कॉस थीटा 1 और माइनस ऑफ कॉस माइनस ऑफ थीटा 2। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे समझो, फिर से मैथमेटिक्स का थोड़ा सा रोल आ गया। क्या आ गया? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग डील करते हैं एज एन इवन फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग इवन फंक्शन की तरीके से डील करते हैं। मतलब अगर हम कॉस थीटा का ग्राफ बनाएं तो कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्री होता है, ये वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की 1 होती है। ठीक है, ओरिजिन के अबाउट इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो चूंकि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होता है, ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्री होने के कारण क्या कहलाता है? इवन फंक्शन कहलाता है। तो कोई भी इवन फंक्शन माइनस थीटा पे अपनी ओरिजिनल वैल्यू को रिटेन करता है, ना कि माइनस के साथ। साइन में क्या हो रहा था? साइन पूरे के पूरे फंक्शन को माइनस बना दे रहा था। यहाँ पे कॉस में क्या हो रहा है? वो फंक्शन को पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, तो ये इवन फंक्शन में होता है। मैथ्स वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो चलो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका के लैम्डा बाई ए माइनस ऑफ कॉस थीटा 1, और ये तो पॉजिटिव बन गया, मतलब ये एज इट इज कॉस थीटा 2 हो गया। ठीक है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा 2 क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ थीटा 1, सॉरी कॉस ऑफ माइनस थीटा 2 क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, आगे बात समझ में? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? माइनस ऑफ थीटा 2। अच्छा, इसकी अगर लिमिट रखी जाए, 1 मिनट, इस चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये होगा आपका माइनस के लैम्डा बाई ए, और ये होगा आपका माइनस ऑफ कॉस थीटा 1 अपर लिमिट, उसके बाद माइनस, फिर लोअर लिमिट, तो माइनस ऑफ कॉस माइनस थीटा 2। अच्छा ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। अच्छा सॉरी, देखो ये भी आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो अपर लिमिट क्या हो गई? माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट रखने के लिए जो फंक्शन हमारा है वो माइनस ऑफ कॉस फाई है ना, तो ये माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा 2 होगा। तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। ठीक है,
तो यहाँ पे हो गया आपकी जो वैल्यू आ गई, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं, आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे बोर्ड, ये हो जाएगा आपका के लैम्डा बाई ए, तो ये हो गया cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक। ये क्या आ गया आपका ई पैरेलल, तो ई पैरेलल की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी, ई पैरेलल की वैल्यू आ गई के लैम्डा बाई ए cos थीटा 2 माइनस cos थीटा, ठीक, ये आपका पैरेलल का आ गया, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जो हम लोगों ने डिराइव की, ये हम लोगों ने एक फाइनाइट लेंथ की रॉड के लिए डिराइव किया था, तो ये सेम डेरिवेशन आप कंटिन्यू करोगे बोर्ड में भी। और अगर उन्होंने इनफाइनाइट के लिए पूछा, ठीक है, अगर फाइनाइट लेंथ के लिए पूछा तो आप यहीं पे ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल निकाल के रुक जाओगे, और अगर उन्होंने इनफाइनाइट लेंथ के लिए पूछा तो आप ये पूरा डेरिवेशन सेम करोगे जैसे किया गया है। इसके बाद आप ये एडिशनल पार्ट कर दोगे जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, फॉर स्टार हैशटैग कुछ कर लो जो भी करना है, फॉर इनफाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट लेंथ वायर नहीं, सॉरी, रॉड, ठीक है। अगर इनफाइनाइट लेंथ की रॉड है तब क्या होगा, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। देखो अभी क्या हो गया, अभी जो हमारी रॉड है वो है तो यूनिफॉर्मली चार्ज अभी भी, ठीक है तो यूनिफॉर्मली चार्ज अभी भी, लेकिन अब इसकी लेंथ क्या हो गई, इधर आपकी पॉजिटिव इन्फिनिटी और इधर आपकी नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब ये इनफाइनाइट लेंथ की हो गई, ठीक है, ये इनफाइनाइट लेंथ की हो गई। और अभी हमें किसी पॉइंट P पर जो कि इससे A यूनिट की डिस्टेंस पे है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो अगर ये इनफाइनाइट लेंथ की है तो ये चीज़ हम लोग क्या माने थे, थीटा 1, ये चीज़ हम लोग क्या माने थे, थीटा 2, तो यही ये थीटा 1 और ये थीटा 2 यही तो आ रहा था, थीटा 1 थीटा 2, ठीक। अगर ये रॉड इनफाइनाइट लेंथ की है तो ये थीटा 1 बढ़ते क्या हो जाएगा पैरेलल, और ये थीटा 2 बढ़ते क्या हो, मतलब ऐसी कुछ पिक्चर हो जाएगी, कुछ ऐसी पिक्चर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक। ये और ये इनफाइनाइट लेंथ पे ये पैरेलल हो जाएगा, मतलब ये हो गया आपका थीटा 1, ये आपका थीटा 1 हो गया, और ये आपका थीटा 2 हो गया, ये आपका थीटा 2 हो गया, थीटा 1 भी 90 डिग्री और थीटा 2 भी 90 डिग्री। तो अजम्पशन क्या बल्कि ये आपका एक क्या एनालिसिस है कि इनफाइनाइट लेंथ की रॉड के लिए आपका जो थीटा 1 होगा वो भी 90 डिग्री होगा, थीटा 2 जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा। तो देखो थीटा 1 थीटा 2 यहाँ 90 अगर पुट कर दें तो ई परपेंडिकुलर हमारा क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाई ए साइन 90, थीटा 1 साइन 90 दैट इज़ 1 प्लस साइन 90 दैट इज़ 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2, मतलब 2 के लैम्डा बाई ए, ये हमारा ई परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ई पैरेलल क्या हो जाएगा, ई पैरेलल cos 90 0 इंटू समथिंग 0, तो ये क्या हो गया 0, ठीक है। तो ये दो जो टॉपिक अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, एक यूनिफॉर्मली रिंग की वजह से किसी पॉइंट P पर ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, और ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, ये दो पॉइंट आपके इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन दो में से कोई एक डेरिवेशन 100% आता ही आता है, तो शायद से इस बार भी आ जाए, तो इन दोनों का डेरिवेशन आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक पॉइंट आपका और बनता है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर की वजह से उसके सेंटर पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।